आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपका दोस्त राम किशन। तो खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ इस अंक के लिए स्वीकार कीजिए अपने दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। तो आज यानी 29 नवंबर की खेल की खबरों पे आज हम चर्चा करेंगे, या जो भी कुछ क्रिकेट में विशेषकर जो उठापटक हुई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे पास हमारे विशेषज्ञ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रेडियो टशन यूट्यूब चैनल पे मिस्टर समरथ प्रसाद जी। समरथ जी, आपका रेडियो टशन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार और आपको भी जी। तो समरथ जी, कल लगभग 2 मैच खेले जाने हैं। भारत और न्यूजीलैंड की वर्तमान श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा, जिसका कि सीधा प्रसारण आकाशवाणी पे सुबह 7 बजे से मैच की समाप्ति पर होगा। तो पहले इसी पे बात करते हैं, जो प्लेइंग 11 दूसरे मैच में खिलाई थी, क्या वही प्लेइंग 11 रहने वाली है आपके हिसाब से? जी समरथ जी। देखिए, रहने वाली तो है और रहनी भी चाहिए, लेकिन नेवी की ना हो क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये संभव है कि ऐसा ना हो, परंतु रहनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को आपने मौका दिया, बारिश हुई तो वो खेल तो पाए नहीं, तो इसलिए उन्हें खेलने का एक मौका भी मिलना चाहिए। तो बदलाव होने की गुंजाइश तो काफी कम है, बट बदलाव होना नहीं चाहिए। जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि जो दूसरे मैच में टीम थी, जो दूसरे एक दिवसीय मैच में आप टीम लेकर के खेल रहे थे, अगर उन लोगों को मौका दिया है तो फिर आप देखिए, श्रृंखला तो आप जीतेंगे नहीं, ड्रॉ करेंगे या फिर हारेंगे। और हारने के चांस आप ये मान लीजिए कि 80 से 85% वो आपको भी लग रहे होंगे। ये एक अगर मगर वाली बात अलग है कि अगर ये हो जाए तो वो हो जाए। तो मौके जिन लोगों को दिए हैं, मेरा मानना है परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैच ना हो तो आप उनके अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए चेंजिंग होनी नहीं चाहिए, पर शायद हो। जी, तो बिल्कुल आपने सही बात की। यदि आपने खिलाया है तो उनको प्रॉपर मौके भी देने पड़ेंगे, मेरी भी यही राय है। और यदि आप बार बार टीम के चयन में बदलाव करते रहेंगे तो फिर उसमें दिक्कतें ये आएंगी कि किसी को आप भरोसा नहीं दे पाएंगे। यदि आपको खिलाना है, यदि आपको एक अच्छी टीम बनानी है, तो आपको विश्वास देना पड़ेगा कि आप खेलिए। यदि आपके 2-4 मैच खराब भी होंगे तो आपके साथ हम हैं, आपको हम बैक करेंगे निश्चित तौर से। बिल्कुल सही बात है। फिर घूम फिर के वही सवाल आता है, दीपक हुड्डा को क्या खिलाना चाहिए, या क्या सैमसन को खिला के किसी और की जगह खिलाना चाहिए, या दीपक हुड्डा की इस समय जगह नहीं बनती? बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल प्लेइंग 11 डिसाइड होगी और सब ये जानना चाहते हैं कि दीपक हुड्डा और सैमसन में इसका भविष्य कहाँ है। दीपक हुड्डा और सैमसन
में से अगर टेस्ट करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि संजू सैमसन आपके विकेट कीपर हैं। आप ऋषभ पंत की जगह ट्राई कर सकते हैं दीपक हुड्डा को। और भविष्य की जहाँ तक बात है तो देखिए, दीपक हुड्डा उतनी मतलब सक्सेस प्लेयर देखिए है नहीं। वो एक आयरलैंड में, आप नीदरलैंड थी, आयरलैंड थी शायद, जो भी था, जून में एक शतक लगाया था उनके साथ। फिर जब चेज करने की बात आई तो हैरी ट्रैक्टर ने एक बढ़िया पारी खेली थी। तो उसमें दीपक हुड्डा का भविष्य संजू की तुलना में अगर आप पूछें तो संजू ज्यादा बेहतर लग रहा है। देखिए, उस पारी के बाद में दीपक हुड्डा ने कोई बहुत उस तरीके की पारी नहीं खेली जिसको याद रखा जाए। जितने भी मैच मिले तो उस तरीके की पारी उन्होंने नहीं खेली कि जिससे हम ये कह सके कि नहीं, संजू को मतलब कमजोर भविष्य और दीपक का उज्जवल है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि संजू बेटर है और संजू को ज्यादा मौके मिलने भी चाहिए, बट ऋषभ पंत की जगह। क्योंकि अब अगर दीपक हुड्डा को आप खिला रहे हैं तो संजू सैमसन भी खेल रहे हैं, वहां आप ऋषभ पंत की जगह ट्राई कर सकते हैं। और अगर संजू को आप खिला रहे हैं तो फिर तो मजबूरी है कि आपको ऋषभ खिलाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ऋषभ से ज्यादा आपको संजू या दीपक को मौका देना चाहिए। जी सर। जी, तो एक और मैच कल खेला जाएगा। उससे पहले क्या न्यूजीलैंड कुछ परिवर्तन कर सकता है? हाँ देखिए, न्यूजीलैंड परिवर्तन, क्योंकि होम ग्राउंड उनका है तो वो परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु खास परिवर्तन करेंगे ऐसा लगता नहीं। अगर विलियमसन फिट नहीं है या फिर किसी और कारणवश वो नहीं खेलते हैं तो हो सकता है परिवर्तन हो। नहीं तो जिस तरीके की गेंदबाजी है 2 मैचों में जो उन्होंने मतलब अपनी टीम खिलाई, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास बहुत ज्यादा परिवर्तन होने चाहिए। और खास परिवर्तन वो करेंगे भी नहीं। जी, तो कल एक और मैच खेला जाएगा जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच, जो 7:50 के लगभग भारतीय समय के खेला जाएगा। तो एक न्यूजीलैंड में मैच होगा, एक ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा। एक तरफ भारत होगा, एक तरफ वेस्ट इंडीज होगा। आपने बता ही दिया था मुझे कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, निश्चित तौर से भारी होगा। लेकिन सब लोग स्क्वाड की चर्चा अवश्य करेंगे। मैं स्क्वाड पे एक नजर जरूर डालूंगा। जो वेस्ट इंडीज का स्क्वाड है, खास तौर पे उसकी तरफ कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को बनाया गया है। बहुत अच्छे सलामी बल्लेबाज है, मैंने बहुत देखा है। तो कप्तान क्रेग ब्रेथवेट है। वहीं पे नए चंद्र पॉल आए हैं टीम में, और वो नहीं है, शिव नारायण चंद्र पॉल नहीं है, ये नए चंद्र पॉल है। तजरीन चंद्र पॉल करके हैं, थॉमस है, काइल मेयर, जोशला डिसल्वा, जॉनसन चेज। और यदि हम आगे बढ़ते हैं इस फहरिस्त में तो रॉस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ, कीमर रोज, जेडन स्टील, रैफर्ड, ब्लैकवुड, शमर ब्रोक, फिलिप्स, ये कुछ इस तरह की नई नवेली टीम नजर आ रही है। जेडन सील्स भी हैं जिन्होंने बड़ा प्रभावित किया पीपीएल में। वहीं ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ। और यदि हम इसके आगे की भी चर्चा करें तो पैट कमिंस इस टीम के कप्तान हैं, जो कि बड़ा ताजुब की बात है। और ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी 11 भी घोषित कर दी है, मजे की बात है ये। जी, क्या आप जानना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11? जी जी बिल्कुल जानना चाहूंगा। उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, जो कि इसको तो बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसी पारी की शुरुआत करेंगे। मानस लबुशेन, स्टीफन ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस कप्तान है, मिचेल स्टार्क, जॉर्ज हेजलवुड, नेथन लायन,
ये उनकी प्लेइंग 11 है। और बड़ी ताजुब की बात है कि हावी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। आपने भी मुझे यही बताया था, लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप देखते हैं वेस्ट इंडीज क्रेग ब्रेथवेट जो उनके कप्तान हैं कैरेबियन टीम के, क्या कुछ कमाल कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्रेग ब्रेथवेट बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छा अनुभव है उनको। हालांकि वेस्ट इंडीज कप्तान खूब बदलते हैं वो, पर वो नसीब के लेखा जोखा को बदल नहीं पाते। और बात ये है कि क्रेग ब्रेथवेट और जो कुछ नाम आपने इतने अच्छे बताए, जैसे एक ये कायल मेयर्स आपके हो गए, ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और एक ब्लैक बोर्ड करके ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो ये वेस्ट इंडीज ने कप्तानी परिवर्तन किया है और निकोलस पूरन और भी कुछ खिलाड़ियों को हटा करके जितने आपने नाम मुझे दिए, तो उनमें काफी सारे ऐसे नाम है जो निकोलस पूरन हो, पोलार्ड हो, इन सबसे बहुत बेहतर खेलते हैं। सिमरन हेटमायर भी होने चाहिए थे, हालांकि इस टीम में विश्व कप में भी नहीं उनको खिलाया गया, बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है। परंतु जिस तरह से कप्तानी परिवर्तन वेस्ट इंडीज ने किया है और भी कुछ अपने नए खिलाड़ी जो आपने बताए वो हैं, तो आने वाला समय हो सकता है अच्छा हो। परंतु यहाँ जो बात आप यहाँ कर रहे हैं, पहली बात तो देखिए वाक़ा की चीज है, और दूसरी बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को जल्दी कमजोर टीमों के बस का तो देखिए होता नहीं आ रहा ना, तो इसलिए मैं अभी भी मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। देखिए, और जी वेस्ट इंडीज को कम नहीं आंका जा सकता। जेडन सील्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने बहुत उनको फॉलो किया है। जेडन सील्स बहुत अच्छे हैं। कीमर रोच जो कि हैट्रिक भी ले चुके हैं, जहाँ तक मेरी अपनी याददाश्त है। जी हैट्रिक ली है उन्होंने। और भी अच्छे गेंदबाज हैं। होल्डर भी टीम में है वेस्ट इंडीज में, शायद मैंने नाम बताया हो या ना बताया हो, मुझे याद नहीं बताया। जी, जेसन होल्डर भी टीम में है। बहुत अच्छी टीम लग रही है। शमर ब्रूक्स बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। ब्रेथवेट है। टीम अच्छी लग रही है, सजी धजी लग रही है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है, मैं उसके बारे में अवश्य बात करूंगा। सलामी बल्लेबाजों की खान है ऑस्ट्रेलिया इस समय। उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, कैमरन ग्रीन भी कई जगह ओपन कर चुके हैं। ट्रेविस हेड ने तो वो जो ओपन किया था 151 किए थे, तो वो तो गजब ही ढाल दिया था। तो अब आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाजी के लिए किस जोड़ी पर दांव लगाएगा? देखिए, ये परिणाम तो साफ है। डेविड वार्नर आपके ओपनर हैं, ये तो निश्चित है। अगर वो टीम में है तो फिर वो ओपनर भी है, क्योंकि तीसरे चौथे पे डेविड वार्नर को तो खिलाएंगे नहीं। हाँ, अगर डेविड वार्नर हैं, कैमरन ग्रीन भी ओपन कर सकते हैं, उस्मान ख्वाजा भी ओपन कर सकते हैं, तो डेविड वार्नर ओपनर हैं, ये तो निश्चित है। तो इसमें मुझे लगता है कि ख्वाजा ओपन आपको करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर वार्नर के पास में उस्मान ख्वाजा भी हैं तो अच्छे ओपनर हैं, तो वहाँ शायद कैमरन ग्रीन चौथे या पांचवें नंबर पे या छठे नंबर पे खेलते नजर आएंगे। मेरा मानना भी यही है कि ख्वाजा को ओपन करना चाहिए। तुलना अगर की जाए कैमरन ग्रीन की, तो उस्मान ख्वाजा ज्यादा बेटर मुझे लगेंगे। और दूसरी बात ये देखिए कि ये जो आपने एक नाम दिया ना, नेथन लायन, इन्होंने कई महीनों से क्रिकेट खेला नहीं है। ये बड़े दिन के बाद वापस आ रहे हैं। उस्मान ख्वाजा भी काफी दिन के बाद वापस आ रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज को इनसे बच के रहना होगा, नेथन लायन से। जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे टीम कुछ अजीबोगरीब लग रही है। सलामी बल्लेबाज में आपके पास कई विकल्प हैं। आप ख्वाजा और वार्नर के साथ जाएंगे, लेकिन यदि वो साझेदारी को देखेंगे आप, ट्रेविस हेड के साथ वो साझेदारी जिसने सच में मैच बदल दिया। हालांकि वो टेस्ट मैच शायद नहीं था, जो मुझे लगता है वो लिमिटेड ओवर का इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ये वनडे एक दिवसीय था वो। लेकिन वो जो साझेदारी हुई उसके बाद, और इसमें दो चीजें और हैं। यदि आप ख्वाजा और वार्नर से ही पारी की शुरुआत करा लेते हैं,
3 पे कौन खेलेगा? यदि 3 पे ट्रेविस हेड खेलते हैं तो मानस लबुशेन 4 पे खेलते हैं, स्मिथ 5 पे खेलते हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी जो है अन्याय की स्थिति होगी, क्योंकि मुझे जो लगता है, मैं भी इस पक्ष में हूँ कि ख्वाजा और वार्नर ही ओपन करनी चाहिए। 3 पे मानस लबुशेन को आना चाहिए, 4 पे स्मिथ को आना चाहिए, 5 पे ट्रेविस हेड को आना चाहिए। लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं कि क्या ट्रेविस हेड 5 पे वो मजबूती प्रदान कर पाएंगे। 6 पे कैरी को आना चाहिए और 7 पे ग्रीन को आना चाहिए। और 3 उन्होंने तेज गेंदबाज खिलाए हैं, हेजलवुड, स्टार और कप्तान पैट कमिंस और स्पिनर नेथन लायन। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो थोड़ी सी स्थितियां गंभीर हैं। मैं हमारे आजम सर हैं, इनसे भी मैं एक बार राय लूंगा। यदि वो मुझे सुन रहे हैं तो वो भी अपनी राय दें कि क्या स्थिति हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 तो सही है, लेकिन ऑर्डर में क्या स्थिति हो सकती है कि बैटिंग ऑर्डर कैसा हो सकता है? जी। Well, good evening to all. Hope we all are doing great and enjoying the show which is going on with the two of our guests, such as Ram Kishan ji as well as Samrat ji. I am little away from the show right now because these two guys are doing a wonderful job, commendable job actually. So I don't think there is need of mine to have any kind of show. बड़ी सारी बातें हुई क्रिकेट पर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की समस्या तो बड़ी अजीबोगरीब, बट आई थिंक डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ही ओपन करेंगे। ख्वाजा, अगर आपने नोट किया हो, वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के लिए 3-4 पर खेलते आए हैं और वो वही खेलेंगे। ये जो एक क्या नाम है, एक प्लेयर है इनका, मार्नस लैबुशेन है, और ये ख्वाजा, इन दोनों के बीच नंबरों का फेरबदल होगा। बाकी ओपनिंग, क्योंकि कैमरन ग्रीन भी बड़े अच्छे ओपनर हैं, जबरदस्त पारियां खेलते आए हैं, वो ये भी एक समस्या का विषय। फिर भी मैं ट्रेविस हेड और वार्नर के साथ जा रहा हूं। उसके बाद ये दोनों 3 और 4 पर अपना डिसाइड करके ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट देखेगा इन्हें। फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कैमरन ग्रीन को मुझे लगता है ये लोग एज अ फिनिशर देखेंगे 6-7 पे। फिर ट्रेविस हेड, क्योंकि 4-5 पे उतना बढ़िया मुझे लगता नहीं फिट बैठेंगे। अच्छे प्लेयर हैं, नई गेंद को अच्छा खेलते हैं, वो आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद सही तरीका है। खैर, ये तो मेरी राय रही, बाकी आप सबों की मैंने सुनी। अब आखिरी कमेंट केवल आपसे चाहूंगा इस सिलसिले में कि यदि आपने 3 पे खिला दिया ख्वाजा को, 4 पे लबुशेन को, या दोनों को अदल बदल के खिलाया, क्या स्टीव स्मिथ 5 नंबर के टेम्पलेट हैं? स्मिथ की तो इस टीम में मुझे लगता जगह बनती नहीं है। ये प्लेइंग 11 में है वो। हाँ, जगह नहीं बनती है। जितनी क्रिकेट वो खेल रहे हैं हाल के दिनों में, जितना खेला है, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आया स्मिथ से। तो ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ को खिलाकर अपने आप को एक अजीब पशुपेश की स्थिति में डाल लिया, और कुछ नहीं, है ना। तो ये खैर, इसमें और कुछ बचा नहीं खास, लेकिन एक और मैच कल खेला जाएगा संभवतः। उस मैच के बारे में भी मेरे को लगता है यदि हम बात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पल्ले किले में मैच खेला जाएगा दोपहर 2:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। तो दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला मैच अफगानिस्तान ने 60 रन के अंतर से जीता था, दूसरा मैच में 228 रन बनाए थे और 10 रन पे कोई विकेट नहीं था। बारिश का व्यवधान पड़ा और उसके बाद खेल आगे नहीं खेला जा सका, अतः अबेंडन घोषित किया गया। यानी अभी आई थिंक 1-0 से आगे अफगानिस्तान, 1-0 से आगे है। तीसरा मैच कल पल्ले किले में है। तो तीसरे मैच में श्रीलंका की समरथ जी, श्रीलंका की क्या मंशा रहने वाली है और अफगानिस्तान क्या कर सकता है जिससे कि विश्व क्रिकेट में उसने हाल फिलहाल जो जगह बनाई है उस जगह को वो अपने आप को साबित कर सके कि वो यूं ही नहीं आया है इस पायदान से, वो यूं ही उसको नहीं कहा जा रहा है कि क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट खेलने वाली कंट्री। अभी तो उसने काफी कुछ सुधार किए हैं जिसका प्रमाण वो कल दे सके। जी
देखिए ऐसा है, ये जो कल का मैच है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अफगानिस्तान अगर टॉस जीते तो बैटिंग करे, पहली बात जी। और अफगानिस्तान बैटिंग करके ही जीत सकता है। आप ये मान लीजिए कि वो बैटिंग करके ही मैच जीत सकते हैं। तो अगर श्रीलंका टॉस जीते, तो अगर ये उन्हें पता होगा कि हम लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाते, तो हो सकता है वो बैटिंग करें। परंतु अफगानिस्तान अगर बैटिंग करता है और 253-54 भी मान लीजिए, मैं इतना मानता, मैं बार बार ये नहीं मानता कि 294 या 300 बनाए या बनाने चाहिए, परंतु जिस हालिया दिनों में श्रीलंका गुजर रहा है, तो अगर 258-60 भी अफगानिस्तान बनाता है, तो आप ये मान लीजिए कि उनका अपर हैंड होगा। और अफगानिस्तान और श्रीलंका की जिस तरह की आप बात करें, श्रृंखला एक प्रकार से बचाने या जीतने की दाव पर खड़ी है, तो अफगानिस्तान का पलड़ा ज्यादा भारी लगेगा और होना भी चाहिए, ताकि क्रिकेट को एक नया संदेश मिले कि इतनी मजबूत श्रीलंका अगर आज वो बिखर रही है, तो दूसरी एक कमजोर सी टीम है जो निखर रही है, जो है अफगानिस्तान। अगर वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि एक मैच वो जीत चुके हैं, दूसरा मैच बारिश ने धो डाला है, और तीसरे मैच की बात है, तो अगर वो मैच होता है तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान जीतनी चाहिए, मेरी फेवरेट टीम है, ताकि क्रिकेट को एक मतलब नई टीम मिल सके। एक क्रिकेट में एक नया जुनून होना चाहिए। 4-5 साल से श्रीलंका का जिस तरीके का प्रदर्शन है, वो सचमुच बिल्कुल निराशाजनक है। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान कैसे हार गया था एशिया कप में। जी, तो बड़ा बुरा हश्र हुआ है श्रीलंका का, और इस हश्र के लिए वो खुद जिम्मेदार है। बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी आजम सर की चाहूंगा इस मैच को लेकर के। श्रीलंका अपने साथ हो रहे सभी सुलूकों के लिए जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ जो डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है। अभी हालिया दिनों में वहां कुछ लीग्स का आयोजन हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ लीग से बेहतर लिस्ट ए क्रिकेट के आयोजन करने चाहिए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को शायद स्थिति कुछ सुधरे। और बड़ी खराब बात ये वर्ल्ड कप से आई, आपने शायद इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया, गुनातिलका एक श्रीलंका के उभरते हुए प्लेयर रेप केस में ऑस्ट्रेलिया के जेल में बंद है। श्रीलंकन बोर्ड उनकी खबर तक नहीं ले रहा है। एक खबर आई थी ना जी, एक महिला ने चार्ज लगाया था उनके अगेंस्ट। तो डिसिप्लिन की बड़ी कमी है श्रीलंकन प्लेयर्स में। ये हालिया दिनों में हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। इससे पहले भी कई प्लेयर्स थे, कई को डोपिंग एजेंसीज ने पकड़ा, उनके करियर को खराब कर दिया। और बल्कि ऐसे एजेंसीज को गलत कहना ठीक नहीं होगा, खुद उन्होंने करियर खराब किया। तो मैं समझता हूँ श्रीलंकन क्रिकेट बड़े बुरे हालात से गुजर रही है। और बीइंग एशियन हमें दुख भी होता है, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान निखर कर आ रही है, जैसा समरथ जी ने कहा, अच्छा लग रहा है। अफगानिस्तान हमेशा दिल जीतता है, और अगर सीरीज जीतेगा तो वो मेरे लिए कम से कम बड़ा सुखद विषय होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। सो आई personally believe that Afghanistan is going to hold upper hand, but you never know. Cricket is a great game of glorious uncertainty. It can change any point of time. संजय बंदर जी के शब्दों में, क्रिकेट अनिश्चितताओं का, महान अनिश्चितताओं का खेल है, कभी बदल सकता है। तो मैं समझता हूं अगर ये बदलाव आ जाए कल के मैच में, तो लोग आश्चर्यजनक नहीं होंगे, चकित नहीं होंगे, क्योंकि आयरलैंड जैसी टीम जब इंग्लैंड को हरा देती है, वो चाहे कारण बरसात ही क्यों ना हो, डकवर्थ लुई ही क्यों ना हो, लेकिन हार तो हार ही होती है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान विल बी फेवरेट। जी बिल्कुल, बहुत सारी हमने चर्चाएं कर ली हैं। अब मेरा अपना मानना है, जब आजम सर ने, हम सब ने एक सेगमेंट शुरू करने का फैसला किया था, जो कि कमेंटेटर पर आधारित होगा। वो 5 से 7 मिनट का ही वो सेगमेंट होगा। थोड़ा सा आनंद आएगा, थोड़ा सा आपको खूब मजा आएगा, थोड़ी हैरानी होगी। और जी, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ जी, इसको कैरी ऑन रखें। अच्छा, उससे पहले हम जरा सवाल पर आ जाते हैं। एक सवाल पूछा गया था समरथ जी के द्वारा कि आईसीसी विश्व कप 2007 जो कि पहला संस्करण था T20 विश्व कप का, जिसे भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, वो मिसबाउल हक का कैच जो श्रीशांत ने पकड़ा था, जोगिंदर शर्मा की गेंद थी, हरियाणा से जोगिंदर शर्मा थे, उसके बाद कहीं नजर नहीं आए। आईपीएल में कुछ खास उनको मिला नहीं। वही आखिरी मैच था उनका, और जो आईपीएल था वो बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का था।
तो रवि शास्त्री उस समय टीवी पर कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा श्रीशांत टेक्स इट, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप very first time. बहुत अच्छा लगा था। So that was the greatest moment of my life actually. And when again we were able to hear the same line by Ravi Shastri in 2011 when India left the World Cup. It was MS Dhoni on strike. He says, Dhoni finishes in style. India lift the World Cup after 28 years. You know, that is how he was doing at that point of time. So there are two great moments in cricket completely covered by Ravi Shastri. There are a number of moments actually, if I'm not wrong, which has been covered by Ravi Shastri. तो उसका जवाब सवाल था कि उस विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया था? वो था शाहिद अफरीदी। हमारे श्रोताओं में से किसी ने इसका जवाब भी दिया है। नाम ओपन नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जो देखते होंगे वो जान गए होंगे, और जो नहीं देखा है वो कमेंट जाकर एक बार पढ़ लेंगे। खैर, now let's talk about the commentary, commentators, radio and cricket. इनको अगर जोड़ा जाए ना, अगर आप रेडियो की बात करें और क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, ये रेडियो की बेइज्जती होगी। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट कमेंटर की बात नहीं करेंगे तो ये क्रिकेट का अपमान है। तो मुझे लगता है एक साथ तीनों चारों चीजों को मिलाकर चलना पड़ेगा। रेडियो कमेंट्री के बारे में ना अगर मैं पहले अपनी ही राय दे देता हूँ, उसके बाद औरों से पूछूंगा जो दो मेरे साथ लोग हैं। मैं जब छोटा था 2003-04 के आसपास, तब उतना शायद मैं क्रिकेट समझता नहीं था, लेकिन विनीत गर्ग जी उस समय से कमेंट्री कर रहे हैं। जहां तक मेरी अपनी याददाश्त है 1996 से वो कमेंट्री के इस खूबसूरत से संसार में है और तब से कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेट की। और किसी खेल की कमेंट्री उन्होंने की नहीं बाय द वे। बाकी जो कमेंटेटर्स होते हैं वो क्रिकेट के साथ साथ तमाम और खेल भी कवर करते हैं, चाहे वो प्रेम कुमार हो, मिलन टिपनिस हो, हिंदी में सुनील वैद्य को ले लीजिए, रमन मनोट को ले लीजिए, ये लोग कई सारे खेल कवर करते हैं। बट विनीत गर्ग who only believe to cover cricket, तो वहां से सुनना शुरू किया। संजय बनर्जी को सुना, प्रकाश वाकंकर, शंकर प्रकाश, डॉक्टर मिलन टिपनिस, मिलन वागले, सुरेश सरैया, बहुत सारे नाम हैं। मुझे ना अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था। अब समझ में नहीं आया कि कैसे सीखूं। तो भाई क्या था कि रेडियो बस चलता रहता था, मैं सुनता रहता था कि अरे क्या बोल रहे हैं, बक बक बक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हिंदी वाला समझ में आता था भाई कि चलो जी ये बोला 4 रन चला गया। अच्छा, गिनती तो मैं आती थी 4 से समझ में आता था, लेकिन और जो बातें होती थी वो समझ में नहीं आती थी कि यार क्या बोल रहा है। फिर धीरे 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 करके ग्रामर पढ़ पढ़ के उसके बाद रेडियो कमेंट्री और गौर से सुनना शुरू किया। फिर जाके आज जो वर्तनी है मेरी, चाहे वो हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन हो, and that is because of All India Radio, no doubt about it. BBC भी मैंने बहुत सुना, तो वो सब All India Radio की देन है। और इन कमेंटेटर्स की मैं महानता मानता हूँ कि रेडियो पर आके इतने साफ और स्वच्छ आवाज और शब्दों में चीजों का वर्णन करते थे कि एक आम से आम आदमी जिसे अंग्रेजी बहुत कम आती वो भी समझ ले। लेकिन क्योंकि तब मैं बच्चा था तो कम और ज्यादा कोई प्रश्न उठता नहीं था, उसमें तो आती नहीं थी, फिर भी थोड़ा समझ में आता था कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं। जैसे Zair Khan runs away, cross the umpire, bowled, good delivery, outside the off stump, was trying to hit it away from the body, but misses that one completely. अब ये बॉल तो दिया उन्होंने, अब मेरी समझ में ये ना है कि भाई ठीक है उसने बॉल फेंक दी, क्या हुआ, ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी क्या होता है। फिर वही गेंद जब कई बार हिंदी वाले कमेंट्री करते उसमें आती, जब वो कहते ये गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद से शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया, बीट हो गए। तब समझ में अच्छा जी जो अंग्रेजी बोला था उसका हिंदी मतलब अगर होगा तो ये होगा। तो ना ये, और कमोबेश आप ऐसा देखेंगे कि जब अंग्रेजी कोई कमेंटेटर कमेंट्री करता है, जो वर्ड वो बोलता है, हालांकि उसका हूबहू ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, लेकिन फिर भी वो हिंदी वाले भी वही चीजें बोलते जो अंग्रेजी वाले बोलते हैं, क्योंकि असल में क्रिकेट के वर्ड्स तो वही है। अब चाहे उसको हिंदी में कहे चाहे अंग्रेजी में कहिए। तो ऐसे मैंने अंग्रेजी सीखी। उसके अलावा बहुत से और किस्से भी अंग्रेजी सीखने के मेरे हैं, वो खैर किसी और दिन बताऊंगा। तो कुछ ये दिया मुझे ऑल इंडिया रेडियो ने और क्रिकेट कमेंटेटर्स ने। हिंदी तो खैर मेरी अभी भी उतनी परफेक्टली मैं शायद नहीं बोल पाऊं, अंग्रेजी मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा सा मैं अटकता नहीं हूं, हिंदी में कई बार मैं अटक भी जाता हूं। ये मेरे लिए थोड़ा ठीक बात नहीं। बीइंग इंडियन आपको परफेक्ट हिंदी, फ्लुएंट हिंदी आनी चाहिए, लेकिन वही वाली बात है क्योंकि मैंने अपने आप को अंग्रेजी के हिसाब से प्रिपेयर किया, हमेशा से अंग्रेजी के हिसाब से अपने आप को ढाला मैंने।
कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि हिंदी में बहुत अच्छी बोलूं, और इतनी भी खराब नहीं कि मतलब मैं कहीं विदेश में जाके भारत की बेइज्जती करा दूंगा। हिंदी अच्छी है मेरी, बहुत परफेक्ट तरीके से भले ना बोल पाऊं, लेकिन बोलने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो ये तो चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की। अब मैं समृद्ध जी से पूछूंगा उनका एक्सपीरियंस क्या रहा इस फील्ड में। बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हम लोगों से बड़े वरिष्ठ हैं आप, तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए, क्रिकेट कमेंट्री पहले तो क्या है कि मैं ये जानता नहीं था। क्रिकेट मैच कहीं टीवी पे आता था या रेडियो पे आता था, जब आता था तो मैं बंद कर देता था। कहता था यार एक तो हल्ला मच रहा है और पीछे से आवाज आती थी। फिर सोचते थे यार ये आवाज काहे की आती है, तो फिर लोग बताते थे कि बैट की आवाज आ रही है, मतलब। तो मुझे बिल्कुल क्रिकेट बकवास लगा। अच्छा, मुझे अच्छा कब से लगा, कोलकाता में ईडन गार्डन में 1996 के विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका का मैच हो रहा था। तो उसमें मुरली की बॉलिंग लाजवाब ढंग से चल रही थी। उसमें चल रही थी भारत श्रीलंका की मैच की कमेंट्री। तो मुझे ये सुनाई दिया कि विनोद कामली अब बुरी तरह से यहाँ पर रो रहे हैं, काफी हताश हैं विनोद कामली, क्योंकि भारत के 7 या 8 विकेट गिर गए थे। कुल मिला के ये था कि जीत नहीं सकता था भारत। तो कोलकाता में बोतलबाजी होने लगी, तोड़ फोड़ मचने लगी। तो मैंने सोचा यार अब तो क्रिकेट और ज्यादा बेकार है, इसमें तो लोग रोते भी हैं, तोड़ फोड़ भी मचती है, ये बेकार की चीज है, ये हम नहीं सुनेंगे, खराब लगता है। तो मैंने 2-3 साल क्रिकेट नहीं सुना। फिर 1999 में मैंने सेमीफाइनल सुना विश्व कप का। तो वो सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका के साथ में ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था। मैच टाई हो गया था, जिसके नेट रन रेट के आधार पे ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया था। तो ऐसा मैच कि जो लांस क्लूजनर ने जो बैटिंग की, तो उसमें कुलविंदर सिंह कंग साहब ने एक बात कही कि जिसको दिल की बीमारी हो वो रेडियो बंद कर दे। तो मुझे लगा यार कि क्या क्रिकेट ऐसा खेल है कि जिसमें मौत होने का भी खतरा रहता है। तो मैंने फिर उसको पूरा सुना, वो ओवर जो लांस क्लूजनर जिसमें रन आउट हुए थे, वो मैंने पूरा फिर ओवर सुना। तब से मुझे क्रिकेट काफी अच्छा लगने लगा। और फिर 2003 के वर्ल्ड कप से मैं इस तरह से क्रिकेट से जुड़ गया कि वो नशा आज तक उतरा नहीं। मुझे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बोलने चालने का जो भी ढंग सिखाया है वो ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटरों ने सिखाया है। मुझे क्रिकेट कमेंट्री ने बहुत कुछ दिया है, और कमेंटेटरों को मैं कमेंटेटर नहीं अपना भगवान मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से हम लोग क्रिकेट का नजारा देखते हैं, वो लोग बोलते हैं तो हम लोगों के मन में उतरते हैं सर। और मैदान में जो कुछ भी हो रहा होता है वो उनकी आवाज के माध्यम से हमारे दिलों तक उतरता है। कुछ क्रिकेटरों की बातें मुझे ऐसी लगी जो मैंने अपने दिल में बसा कर रखी। देखिए, जब आयरलैंड वेस्ट इंडीज से जीत रहा था तो हॉट स्टार पे संजय बांगर कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं होता, राजा वो होता है जो राजा के होने के योग्य होता है। एक ये बात। विवेक राजदान एक बार कह रहे थे कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। तो क्रिकेट कमेंटेटरों की ये शैली, उनकी हिंदी, उनका तरीका, सारा कुछ, अगर मुझे आज कहीं बोलने का कोई तरीका आया है तो 2003 से मैंने क्रिकेट को फॉलो किया। और बहुत मुझे दुख हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने 359 बना डाले थे फाइनल में, और वहां भी संजय बनर्जी थे। तो वहां से मुझे क्रिकेट का नशा चढ़ा, जो कि आज तक है। इसलिए मैं मानता हूं कि क्रिकेट कमेंट्री बेहद लाजवाब, और यूं ही क्रिकेट कमेंट्री चलती रहे। बस अब थोड़ा अगर कुछ खराबी है, अगर आप हमारा मतलब हम श्रोताओं का संदेश अगर आप पहुंचा सकते हैं आकाशवाणी तक, तो ये है कि जो स्टेडियम से कमेंट्री होती थी ना, वो नज़ारा गायब हो गया, जो मन की आंखों से काफी हद तक उतर गया ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन हाँ, फिर भी क्रिकेट कमेंट्री आज भी
मतलब कहने का यह है कि डूबते को तिनके का सहारा रह गया है क्रिकेट कमेंट्री आपकी तुलना में। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम खूबसूरत से अल्फाजों के लिए। रामकिशन जी, आप बताएं अपना एक्सपीरियंस और उसके बाद हम इस शो को वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप का भी आपको ही संभालना है। जी, तो दरअसल और माफ करिएगा, रोक रहा हूँ सवाल के साथ। जी 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 तो जो मेरा अनुभव है क्रिकेट के बारे में, जब मैं छोटा था, तीसरी चौथी में पढ़ता था, सन 2099 के आसपास, उससे पहले ही मैं आपको बताऊं तो सब लोग चर्चाएं करते थे, कुछ शब्द बोलते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से या कुछ और वर्ड बोलते थे। तो हमारे सीनियर तो उस समय हम सोचते थे ये क्या चीज है। फिर हमारे यहाँ ऊपर ही टीवी लगा था, हमारी प्रिंसिपल मैम थी आदरणीय कल्पना शर्मा मैडम, तो उनके लड़के थे मिस्टर जीतांशु भाई और हिमांशु भाई। तो हिमांशु भाई जिसमें से अभी आर्मी में कर्नल है, तो हम लोग जाते थे तो हम लोग का झगड़ा होता था। जीतांशु भाई कहते थे कि कसौटी जिंदगी चलेगी या कोई और सीरियल चलेगा, और मैडम भी वही कहती थी, मैडम जी हमारी, और हमारी हिमांशु भाई कहते थे नहीं भाई मैच चलेगा। तो रूम बट गए थे, 2 टीवियां उनको लगानी पड़ी। हम 2-4 लड़के थे, मैं था, एक हमारा कलीग संदीप था, और भी कई लोग थे। बड़ा संदीप हमारे सादिक नगर ये लोग जानते हैं, रायबरेली का। उसके बाद होते करते टीवी पे मैच देखते तो हमें इतना समझ में आता था, बीच में स्कोर कोई पूछता, मैडम जी पूछती थी बताओ क्या हो गया, क्या देख रहे हो, तो हम बोलते थे ओवर हो जाने दो। क्यों? ओवर के बाद वो बताता था 7 for loss, 10 for loss। तो हमें इतना समझ में आता था, ज्यादा नहीं समझ में आता था, क्योंकि पहले हिंदी कमेंट्री आती नहीं थी टेलीविजन पे। फिर उसके बाद 99 का वो समय आया, कुछ याद है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था जीत हार क्या होती है, क्रिकेट क्या होता है, इसमें क्या होता है। लेकिन जब समय आया सन 2003, क्रिकेट का खुमार सर चढ़ कर बोलने लगा। जब मैं सुनता था ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका का वो मैच, और उसके बाद तमाम मैच विनीत गर्ग साहब को जब मैंने सुना, तो सच में मुझे लगा कि यार बहुत बढ़िया है, सच में क्रिकेट का आनंद है। और 2003 ही वो वर्ष था, मैं नहीं, आप नहीं, समृद्ध जी नहीं, अपितु सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के 2003 से ही क्रिकेट को सुनना, सीखना और महसूस करना सीखा। और उनमें सिखाने वालों में आदरणीय विनीत गर्ग साहब का नाम, और क्रिकेट के पितामह कहे जाने वाले सर सरैया साहब के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। ग्रेट कमेंटेटरों में उनकी गिनती होती है, स्वर्णिम कमेंटेटरों में उनकी गिनती होती है। वहां से मैंने और मेरे यहाँ जितने सब लोग सुनने वाले हैं, सबने 2003 से ही क्रिकेट को सुनना और गंभीरता से लेना शुरू किया। वो हमारे भारत का दुर्भाग्य था कि विश्व कप का फाइनल नहीं जीत पाया, फाइनल तक पहुंचा। वो सौरव गांगुली की दरिया दिली कि पहले लोग हमसे चिढ़ते थे, लोग हमसे जलते थे, लेकिन सौरव गांगुली ने सीना चौड़ा करके विदेश में परचम लहराया। और कहा जाए रेडियो के बारे में, तो रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं इंद्रप्रस्थ चैनल सुनता था आकाशवाणी में, रामचरितमानस जो पहले 6:30 से 6:40 तक आता था। उसके बाद मैंने आकाशवाणी पे काफी लोगों को सुना, पत्रकारों को सुना। उनमें कुछ मेरे फेवरेट हैं, अच्छे सब हैं, कुछ फेवरेट हैं, मुनीश जौली साहब, और उसके बाद हम विनीत गर्ग साहब, इंग्लिश कमेंटेटर प्रकाश वाकणकर हैं, पंकज अठावले वर्तमान में, और भी लंबी फहरिस्त है। सुनील वैद्या साहब जो कि न्यूज भी पढ़ते हैं, अब हो सकता है कम कर दिया हो, पहले वो मध्य प्रदेश से आते थे। और अंत में एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो कमेंट्री है, जो कमेंटेटर हैं, वो सच में हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमें दिशा दिखाने वाले, हमें बताने वाले
पल पल की खबर बताने वाले कि कब क्या हो रहा है, वो हम उनकी आंखों से हम देख रहे हैं। और सच में उन सबको मेरी तरफ से शत शत नमन। और अंत में एक और चीज कहना चाहूंगा, मैंने बीबीसी में तमाम उतार चढ़ाव देखे और सुनता रहा हूँ। जब रेडियो की बात आएगी, क्रिकेट की बात आएगी, सब चीजों की बात आएगी, तो वहाँ बीबीसी को भी नहीं भूला जा सकता। बीबीसी में मैंने स्पोर्ट्स की न्यूज के लिए ऐश्वर्य कपूर साहब को सुना, आदेश कुमार गुप्त अभी भी आ रहे हैं, उनको सुना मैंने, पवन नारा को सुना, कई लोगों को मैंने सुना है, बहुत अच्छे अच्छे। और रेडियो की बात हो, रिहान फजल की बात ना हो, कहना बड़ा मुश्किल है। रेडियो में कई चीजें हैं, खैर अब काफी लंबा समय भी हो जाएगा, तो मैं यही कहूंगा अंत में कि क्रिकेट को आकाशवाणी ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मगर आज उन्हीं आकाशवाणी को जो है कम से कम इतनी तो आजादी देनी बिल्कुल बनती है। सम्राट जी के साथ मैं भी अपनी बात को समर्थन देता हूं अपने वाणी के द्वारा कि इतने तो बनता है, जब पाकिस्तान जैसे देश जो है क्रिकेट को लाइव मैदान से कर सकते हैं, मैच को मैदान से कर सकते हैं रेडियो कमेंटेटर, तो आखिर भारत का जो बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडिया जो है, वो तो एक धनी क्रिकेट बोर्डों में जिनकी गिनती होती है, जिनका सिक्का चलता है आईसीसी में, क्या वो इतना नहीं कर सकते कि मैच को ग्राउंड से 2 कमेंटेटर भेज दें, लेकिन ग्राउंड से कवर करें? मुझे लगता है ये करने की आवश्यकता है। यदि हमारी बात पहुंचती है मीडिया प्रभारियों तक आकाशवाणी के, तो मुझे लगता है कि आज के समय में जिन्होंने आदरणीय सुरेश सुरैया साहब जो इस दुनिया में नहीं है, जो क्रिकेट के पितामह कहे जाते हैं, यदि उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि कोई और नहीं होगी, जो कि हम शो को हम ग्राउंड से करें, हम क्रिकेट कमेंट्री को उसी लेवल पे रखें और उसको कम नहीं करें, बल्कि उसको बढ़ाने का प्रयास करें। जी, मैं इतनी ही बात कहूंगा, है तो बहुत कुछ कहने को, लेकिन नहीं। खैर, सवाल के लिए मैं एक बार सम्राट जी के पास जाना चाहूंगा। जी सम्राट जी। सवाल आज भी छोटा ही है, और आज भी मैन ऑफ द सीरीज से ही संबंधित पूछ रहा हूँ। आपको ये बताना है कि जो 2012 में एशिया कप हुआ था, जो कि 50-50 का था, उसमें आपको ये बताना है कि उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज कौन था। सवाल कृपया एक बार फिर से सुने कि जो 2012 में एशिया कप था, जो कि 50-50 का था, तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज जो था वो कौन था? रामकिशन जी, आप एक बार श्रोताओं को और सवाल दोबारा दोहरा दें अपने अंदाज में। जी हाँ, 2012 में एक दिवसीय फॉर्मेट में खेला गया एशिया कप था उसका फाइनल जो हुआ, उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया, यानी सन 2012 एक दिवसीय फॉर्मेट में जो एशिया कप हुआ, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको घोषित किया गया? सवाल है। आप हमारा वीडियो सुने, पूरा वीडियो सुने, उसके बाद सवाल को सुने, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जाने के बाद अपना कमेंट टाइप करें और सेंड कर दें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करें, और जिनके सही कमेंट इस श्रृंखला के बाद सही कमेंट जिनके ज्यादा होंगे, उनको हम आकर्षक पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। जी, थोड़ी सी शॉर्टकट में मेरे पास कुछ खबरें हैं, शायद उन पे भी हम चर्चा नहीं करेंगे तो कार्यक्रम अधूरा रह सकता है। तो वो ये है कि 30 तारीख को बताया ही था 2 मैच हैं, यानी कल 1 दिसंबर से एक और मैच है, चर्चा नहीं करेंगे, केवल संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का
1 दिसंबर से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जो कि रावलपिंडी में खेला जाएगा। और वहीं पे अगली भारत और बांग्लादेश का भी शुरू हो रहा है, 1 दिवसीय मैच आई थिंक है, 4 तारीख से वो मैच खेले जाएंगे। तो यही कुछ मेरे पास खबरें थी। खबरें बहुत हैं, लेकिन समय की कमी है, तो इस अंक में बस इतना ही। हम तीनों आपके साथ जुड़े रहे और अब तीनों को इजाजत दीजिए, फिर आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, शब्द है, शुभ है जी।